जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुए हैं साइंस पेपर एनालिसिस। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का आज विज्ञान का पेपर था, तो आशा करता हूं आप लोगों का पेपर अच्छा ही हुआ होगा और आप लोग निश्चित रूप से अपनी बैच को क्लियर कर आगामी भर्तियों में उपस्थित होंगे। तो आइए देख लेते हैं पेपर एनालिसिस के बारे में, जो विज्ञान से संबंधित प्रश्न आए थे और उनके सटीक जो आंसर है उनको हम देख लेते हैं। इसके पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं बिना देर किए हुए अपने पेपर एनालिसिस को, जो विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे आज 3/2/2021 को। तो आइए देख लेते हैं। पहली बात करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की। आज जो प्रश्न हमारा प्रश्न पत्र था बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान, कुल समय 1 घंटा है। इसमें बात करते हैं आंसर की। तो पहला जो आंसर है कह रहा है कि कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों कैलेमाइन का जो रासायनिक सूत्र होता है ZnCO3 होता है, यानी पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कर रहा है कि आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है किसके द्वारा या किस रोग के कारण। तो दोस्तों यह थैलेसीमिया रोग होता है एक, जिसके कारण आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरे प्रश्न आवर्त सारणी से दिया है। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका 1 है वही सही होगा। धन विद्युत प्रवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसके बाद चौथे प्रश्न की चलते हैं। चौथे प्रश्न में लैमार्कवाद से पूछा गया है लैमार्कवाद का आधार होता है। तो लैमार्कवाद जो है किस पर उन्होंने मतलब अपना मत ज़्यादा प्रस्तुत किया है, आधार है। तो ऑप्शन नंबर 2 उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है वो लैमार्कवाद का आधार होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद पांचवें प्रश्न आपका विद्युत से पूछा गया है। तो पूछा गया है कि कौन सा समीकरण सही है। समीकरण सही है तो होता है दोस्तों विद्युत धारा I बराबर आवेश Q बटा समय। तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। यही प्रश्न आपका एक अति लघु उत्तरी में भी पूछा गया है। आइए देख लेते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्नों को पहले देख लेते हैं। प्रश्न है क्या। तो जो पहला प्रश्न है आपका पूछा गया आवर्त सारणी से। बोला गया है कि आवर्त सारणी में जो दुर्लभ मृदा तत्वों, अर्थात इसका नाम और है लेंथेनाइड्स के लेंथेनाइड है जिसको दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है, के परमाणु क्रमांक लिखिए। अर्थात जो लेंथेनाइड तत्व होता है, ग्रुप होता है, वह कहाँ से लेकर कहाँ तक का होता है। तो आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया ये भी जानना है। 7वां प्रश्न है एड्स। 6वें का देख लेते हैं उत्तर। तो 6वें का जो उत्तर है आपका जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी आपने देखा इस तरह से आवर्त सारणी होता है। आवर्त सारणी में आपका यहाँ पे नीचे लिखा है लेंथेनाइड श्रेणी। ये श्रेणी कहाँ से शुरू होती है, 57 से लेकर के 71 तक शुरू होती है। तो आपको केवल लिखना था 57 से, परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक, और उसके बाद उसके नीचे जो प्रश्न जोड़ा गया है कि यह कहाँ पाया जाता है। तो यह दोस्तों यह आवर्त सारणी के नीचे F ब्लॉक में पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, F ब्लॉक बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यह F ब्लॉक में आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। इसके बाद 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो 7वां प्रश्न है आपका पूछा गया है एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने से किस कोशिका की कमी हो जाती है। यानी जब आपके शरीर में, किसी के शरीर में, मनुष्य के शरीर में एड्स विषाणु जब प्रवेश कर जाता है तो वह किस कोशिका को कम कर देता है, उस किस कोशिका को नष्ट कर देता है। तो आप देख लीजिए इस 7वें प्रश्न का आंसर आपके सामने
एड्स विषाणु के बारे में, तो आपको पूरा नहीं लिखना था, आपको यहाँ लिखना था कि शोध कार्य से पता चलता है कि एड्स विषाणु यानी HIV के कारण शरीर को बाहरी संक्रमणों से बचाने वाली कोशिकाओं, अर्थात कौन सी कोशिका को नष्ट कर देता है, जो संक्रमण को बचाने वाली कोशिका होती हैं उसको, यानी आपको संक्रमण से बचाने वाली कोशिका को, और लिम्फोसाइट T4 कोशिका की कमी हो जाती है। यानी आपको बस यही लिखना था कि शरीर को बाहरी संक्रमण से बचाने वाली कोशिका को नष्ट कर देता है और लिम्फोसाइट T4 कोशिका को नष्ट कर देता है या कम कर देता है। इसके बाद आपका आठवां प्रश्न है दोस्तों, सर्वाहारी जंतु किसे कहा जाता है? सर्वाहारी जंतु किसे कहा जाता है, तो इसे भी देख लेते हैं। सर्वाहारी जंतु किसे कहा जाता है? सर्वाहारी जंतु यानी बीज उत्पादकों एवं प्राथमिक उत्पादकों का सेवन करते हैं। ये क्या होते हैं? सर्वाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो उत्पादकों का सेवन करते हैं और प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं, जैसे मनुष्य, बिल्ली, मोर, कौवा आदि। बहुत सारे नाम आते हैं, उनमें देखो उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता को सेवन करने वालों को सर्वाहारी कहा जाता है। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न कहा गया है कि रक्त जमने में फाइब्रिनियोजन की क्या भूमिका होती है? फाइब्रिनियोजन की क्या भूमिका होती है, तो इसे भी देख लेते हैं। प्रश्न आपका 8वां प्रश्न सर्वाहारी था, 9वां प्रश्न आपका रक्त जमने से संबंधित है। तो देख लीजिए पूरा आपका रक्त जमने वाले टॉपिक में ये क्वेश्चन का आंसर है। कहाँ लिखा है? यहाँ से प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनियोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाती है। ऐसे रेशों की भांति होती, जो रेशों की भांति होती है। अनेक फाइब्रिन के रेशे क्षतिग्रस्त स्थान के ऊपर जाल के रूप में जम जाते हैं। इन रेशों में रक्त कणिकाएं RBC और WBC उलझ जाती हैं और क्षतिग्रस्त पर लाल थक्का जम जाता है और रक्त का बहना बंद हो जाता है। तो क्या भूमिका निभाती हैं दोस्तों? केवल आपको यह लिखना था कि यह रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। कौन? फाइब्रिनियोजन जो है आपका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अयस्क के सांद्रण की क्यों आवश्यकता है? अयस्क के सांद्रण की क्यों आवश्यकता है लिखना है उसके बारे में। सांद्रण की किन्हीं दो विधि क्या है उसका केवल नाम लिखना है, उसके बारे में डिटेल नहीं लिखना है। तो देखिए अयस्क के बारे में भी डिटेल लिखना है, उसके बाद उसके दो अयस्क को दूर करने के लिए दो विधियों का केवल नाम लिखना है। तो देखिए आपका यहाँ है अयस्क का सांद्रण। अयस्क से गैंग को यानी अशुद्धियों को पृथक करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। सांद्रण के लिए प्रयोग की विधि अयस्क की प्रकृति पर निर्भर करता है। सांद्रण के लिए प्रयोग की जाने वाली कुछ विधियां, तो पहला हाथ की सहायता से सांद्रण किया जाता है। दूसरा आपका गुरुत्वाकर्षण पृथक द्वारा किया जाता है। तीसरा फेन फ्लावन विधि द्वारा किया जाता है। इस तरह से बहुत सारे हैं, चालकर, चुंबकीकरण पृथक्करण द्वारा, थ्रेशिंग द्वारा, तो इस तरह से बहुत सारे हैं। तो आपको केवल दो नाम लिखना था दोस्तों। इसके बाद चलते हैं 11वें प्रश्न पर। 11 प्रश्न करा है विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रक को स्पष्ट कीजिए। तो जो विद्युत धारा का मात्रक और परिभाषा है उसको लिखना है। तो ये प्रश्न आपका बहुविकल्पी में दिया था, उसके एक तरह से परिभाषा वहाँ से भी बना सकते हैं कि विद्युत धारा और आवेश के अनुपात, आवेश बटा समय के अनुपात को विद्युत धारा कहा जाता है। इस तरह से देख लीजिए आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का माप चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा से की जाती है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। या इस परिभाषा को लिख सकते हैं आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। यानी विद्युत धारा I बराबर आवेश बटा यानी Q बटा T, आवेश बटा समय। इस तरह से आपका कुल अति लघु और
अति लघु और बहुविकल्पी प्रश्नों का आंसर सटीक आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया गया है। इसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आप पढ़े ही होंगे और कुछ बना करके भी लिखते हैं तो आपका नंबर यहाँ से मिल जाता है। किंतु अति लघु और बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको सटीक आंसर लिखना होता है, जिस कारण आपका नंबर अच्छा आता है। अगर आप उसमें बना के लिखते हैं तो आपका नंबर कम आता है, किंतु लघु उत्तरीय प्रश्नों में आप थोड़ा बहुत बना करके लिख सकते हैं। तो खाद्य जाल से संबंधित है, जैव विकास से संबंधित है, निस्तापन और भर्जन से संबंधित है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का सामान्य विशेषताएं लिखना है, और संशोधित आवर्त सारणी के कितने वर्ग कितने आवर्त होते हैं उसको भी लिखना है। आवेश के सुचालक कुचालक से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण दे करके लिख लीजिए। इसमें देकर प्राथमिक उपचार से आप क्या अभिप्राय है, प्राथमिक उपचार बॉक्स में कौन कौन से आवश्यक उपकरण औषधियाँ रखेंगे। उसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहा जाता है, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाइए। तो बहुत ही सरल था। प्राथमिक उपचार आपका व्यवहारिक है, लिख सकते हैं। आवेश के कुचालक सुचालक, कुचालक होता है जिसमें धारा प्रवाह न किया जाए, और सुचालक होता है जिसमें धारा का प्रवाहित किया जा सके। अब लिख सकते हैं लकड़ी है कुचालक है और लोहा है सुचालक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की समान विशेषताएं, इस एक तो आपको बहुविकल्पी में ही है विशेषता कि बाएं से दाएं चलने पर उसका जो होता है बढ़ने लगता है। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी जो है बनाया गया उसमें 7 और 18 इस तरह से जो है वो चीज़ है। उसके बाद जैव विकास क्या है आप लिख सकते हैं, पहला प्रश्न है इससे। निस्तापन भर्जन क्या है, ये सभी चीज़ों को आप पढ़े होंगे, लिखेंगे। आशा करता हूँ आप अच्छे से किए होंगे पेपर। और तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ। तो जय हिंद दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।